प्रिय छात्रों, आज हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दूसरे लेक्चर में हम अलग अलग सिस्टम के अंदर कंडक्टर के रिक्वायर्ड मटेरियल अर्थात कंडक्टर के वॉल्यूम की गणना करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि दो तरह के सिस्टम मुख्य रूप से विद्यमान हैं। पहला एसी सिस्टम, दूसरा डीसी सिस्टम। अब इन सिस्टम्स के अंदर भी अलग अलग सिस्टम विद्यमान हैं। जैसे डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हम डीसी 2 वायर, डीसी 3 वायर, डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ आदि है। वहीं एसी सिस्टम में फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, सिंगल फेज एसी और 3 फेज एसी। हालांकि 2 फेज एसी भी सिस्टम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज में 2 वायर सिस्टम, 3 फेज में 3 वायर सिस्टम और 3 फेज 4 वायर सिस्टम होते हैं। तो इस लेक्चर में हम डीसी 2 वायर और डीसी 3 वायर के अंदर कंडक्टर वॉल्यूम के परिप्रेक्ष्य में इनको कंपेयर करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जो तुलना कर रहे हैं, इसमें कुछ अजम्पशंस माने गए हैं, जिनके आधार पर इनकी तुलना की गई है। उसमें सर्वप्रथम सभी सिस्टम्स में जो पावर ट्रांसमिट हो रही है या पावर जिसको हमें ट्रांसमिट करना है का मान समान रहेगा, जिसे यहाँ पर कैपिटल P वाट से दर्शाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो लाइन लॉसेस हैं वो सभी सिस्टम में समान रहेंगे और उसे हम W वाट से प्रदर्शित करेंगे। तीसरी चीज़, मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ इज़ VM, नहीं V मैक्सिमम। ये सभी सिस्टम में समान रहेगी और सभी सिस्टम में समान दूरी पर शक्ति को स्थानांतरित करना है और उस दूरी को L मीटर लिया जाएगा। अब सबसे पहले हम डीसी 2 वायर सिस्टम के लिए कंडक्टर वॉल्यूम की गणना करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि डीसी के अंदर 2 वायर है। यहाँ पर एक आर्मेचर और उसके कार्बन ब्रश परिपथ में प्रदर्शित है। चूँकि ये डीसी मोटर के, डीसी जनरेटर के दोनों टर्मिनल्स हैं, उनमें से एक टर्मिनल को अर्थ किया हुआ है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अर्थात जो वोल्टेज बिटवीन one conductor
एंड अर्थ जो अधिकतम वोल्टेज Vm है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब माना कि परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है या जनरेटर जो करंट या धारा सप्लाई कर रहा है उसका मान I1 है। हम जानते हैं कि डीसी सर्किट्स में जो पावर का फॉर्मूला है P = V × I। अब यहाँ पर V का मान Vm तथा I का मान I1 के बराबर है, अतः P = Vm × I1। इससे हमें I1 का मान प्राप्त होता है जो P/Vm है। अब माना कि प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध R1 है, अतः एक कंडक्टर में लॉसेस होंगे I1² R1। चूँकि 2 वायर सिस्टम में यहाँ पर 2 कंडक्टर हैं, इसलिए कुल लाइन लॉसेस W = 2I1² R1। इसमें ऊपर निकाला गया I1 का मान रखने पर तथा R1 को ρL/A1 लेने पर W = 2 × P/Vm² × ρL/A1। जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें A1 का मान प्राप्त होगा। तो A1 = 2P² ρL/Vm² × W। इस प्रकार हमने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कंडक्टर एक सिलेंडर की तरह होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्किल। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड, एक कंडक्टर के लिए वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, सो A1 × L। यहाँ पर 2 कंडक्टर हैं, अतः 2 × A1 × L हो जाएगा दोनों कंडक्टर के लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब यहाँ पर A1 का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 4P² ρL² Vm² × W। माना कि इसे एक फैक्टर K कह देते हैं। जो दूसरे सिस्टम्स के कंडक्टर का वॉल्यूम निकालेंगे वो इसके DC 2 वायर सिस्टम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, अर्थात इन टर्म्स ऑफ K। अब हम DC 3 वायर सिस्टम को लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर 2 DC जनरेटर श्रेणी क्रम में संयोजित है और दोनों का जो कॉमन बिंदु है उसे अर्थ किया हुआ है। यहाँ पर दर्शाए अनुसार Vm का मान प्रत्येक कंडक्टर और अर्थड कंडक्टर के बीच होगा। तो दोनों जनरेटर के पार्श्व में कुल वोल्टता 2Vm होगी। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंडक्टर तो 3 हैं, लेकिन जो अर्थ कंडक्टर है उसमें केवल आउट ऑफ बैलेंस करंट फ्लो होगी। जैसा कि ऊपर वाले जनरेटर को मान लो 1 मान लें और जो सीरीज में कनेक्टेड दूसरा जनरेटर है नीचे उसको जनरेटर नंबर 2 कह दें, तो I1 करंट आउट हो रही है,
जो अर्थ पॉइंट है उस पर, और जनरेटर 2 से I1 करंट इन होगी। अर्थात जो अर्थ कंडक्टर है, जो तीसरा वायर है, उसमें लगभग नगण्य धारा प्रवाहित होगी। इसलिए जो तीसरा वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बाकी दो वायर से आधा माना जाता है। अर्थात जब हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे तो उस स्थिति में हम 3 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ नहीं लेकर 2.5 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। अब यहाँ पर P इजिकल टू वी आई, जैसा कि DC में पावर का फॉर्मूला है, यहाँ पर V का मान 2Vm है और I बराबर I1 मान लेते हैं। तो P इजिकल टू 2Vm इंटू I1, I1 बराबर P अपॉन 2Vm। चूँकि तीसरे वायर में धारा प्रवाहित नगण्य है, अतः इसमें लॉसेस को भी नगण्य माना जाता है। अतः जो W का मान है वो बराबर हो जाएगा 2I1 स्क्वायर R2, जहाँ R2 जो दो वायर हैं उनका प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध एक कंडक्टर का है। पुनः I1 का मान रख के तथा R2 का मान रो L अपॉन A2 रखने पर हमें A2 का मान P स्क्वायर रो L अपॉन 2Vm स्क्वायर W प्राप्त होता है। अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को लेकर हम कंडक्टर के वॉल्यूम की गणना करेंगे। तो A2 बराबर P स्क्वायर रो L अपॉन 2Vm स्क्वायर W। ना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड, जैसे कि बताया गया था कि जो तीसरा वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका आधा होता है, इसलिए 2.5 इंटू A1 इंटू L। A2 का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 1.25 P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू अपॉन W। अब चूँकि हमें इसे K की फॉर्म में रखना है, इसलिए K का मान है 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू W। तो हम यहाँ पर 4 से अंश और हर को गुणा कर देंगे तो हमें 0.3125 K प्राप्त होता है। अर्थात DC2 वायर और DC3 वायर में यदि समान पावर, समान लाइन लॉसेस और समान डिस्टेंस के लिए काम में ली जाए तो DC3 वायर सिस्टम में जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड है या कंडक्टर का आयतन जो है वो कम होता है। अतः यदि दोनों सिस्टम का ऑप्शंस हो तो उस स्थिति में DC3 वायर सिस्टम का उपयोग करना फ़ायदेमंद रहता है। धन्यवाद।